हाय बच्चों, फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने में और आज सेट 2 का डिस्कशन को लेकर के, जो आपको पता है ये मेरी बुक आई हुई है वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान, और इसी का डिस्कशन मैं करवा रहा हूं। जैसा कि मैंने कल भी आपको जो पहला सेट का डिस्कशन कराया था उसमें मैंने बताया था आपको कि ये किताब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरे द्वारा एनसीईआरटी और डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम हुए हैं उसके सारे प्रश्नों का संग्रह 25-25 सेट के रूप में किया गया है, और इसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, न्यूमेरिकल फिजिक्स, पीरियोडिक टेबल और कंप्यूटर के प्रश्नों को सेट वाइज मैंने अरेंज किया है, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और इस सारे सेट का डिस्कशन मैं आपको लगातार YouTube पर करवा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा और ये आपको सफलता दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी मैं सेट 2 का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस बुक को लीजिए, इसके सारे सेट्स को बनाइए, इसका सारा सॉल्यूशन मैं आपको YouTube पर करवाऊंगा। और ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जितना भी मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा वो सारा सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होगा रुक्मिणी प्रकाशन लाइव पर। और यहाँ इस टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मेरे से जुड़िए, मेरे ठीक है रुक्मिणी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम चैनल के द्वारा। और कल से जो आपका स्टार्ट हो रहा है लाइव, आपका 30 तारीख से 4 बजे शाम को मैं आप लोगों को मिलूंगा और यहां से हम लोग निरंतर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, लाइव भी और साथ में रिकॉर्डेड भी आपको मिलता रहेगा। ये देखिए, ये सेकंड नंबर सेट जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लाजवाब प्रश्न है और ये देखिए कितना स्तरीय प्रश्न मैंने इसमें संग्रह किया है। ये आपको सफलता दिलाने में, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही निभाएगा। तो मेरी गुजारिश है बच्चों आपसे कि आप एक बार इस किताब के प्रत्येक प्रश्न का रिवीजन जरूर एग्जाम देने से पहले कर लीजिए, और आपको डिस्कशन इसका तो अवेलेबल है ही YouTube पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं सेट नंबर 2 का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। देखिए सेट नंबर 2 में जो पहला प्रश्न है बहुत बहुत लाजवाब है बच्चे। ये देखिए, प्रोटीन संश्लेषण। अब वर्ड है प्रोटीन, ये शरीर निर्माता होता है। क्या होता है? शरीर निर्माता है। प्रोटीन क्या है? तो ये शरीर निर्माता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन आपको बना होता, तब मैं इस प्रश्न पर आऊंगा। प्रोटीन याद रखिएगा, मनुष्य के लिए 6 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। पहला क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा वसा, यह भी शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा प्रोटीन, यह शरीर निर्माता होगा। आपका मसल्स, आपकी मांसपेशियां, आपकी ऊतक सारे बने होते हैं किसके? तो प्रोटीन के बने होंगे। और चौथा आपको विटामिन, यानी आपके शारीरिक गतिविधियों के निर्वहन के लिए क्या आवश्यक होगा? तो विटामिन आवश्यक होगा। और पांचवा मिनरल्स, खनिज लवण, यानी शरीर के कार्यों को निरंतर रूप से चलाने के लिए आपका खनिज लवण आवश्यक होगा। और अंत में जल। मनुष्य की शरीर में सारी जैविक क्रियाएं वो किस माध्यम में होता है? तो जलीय माध्यम में होता है, तो जल आवश्यक हो गया। तो ये सारे 6 मुख्य पोषक तत्व हो गए। अब देखिए प्रोटीन किसका बना होता है? तो भाई साहब प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है। बार बार यहां से यह भी क्वेश्चन आएगा कि किस तत्व के नहीं रहने से नाइट्रोजन का निर्माण नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा किसके? तो मतलब किस तत्व के नहीं रहने से प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है? तो वो नाइट्रोजन की वजह से। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है भाई जी?
प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, राइबोसोम में होता है। कहां होता है प्रोटीन संश्लेषण? तो राइबोसोम में होता है। मैं लिख रहा हूं प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगा? तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा राइबोसोम पर। और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? तो राइबोसोम को हम क्या कहेंगे? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहेंगे राइबोसोम को? तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगा? राइबोसोम में होगा। और इसी राइबोसोम को हम, ठीक है, आपको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए, ठीक है, जब, ध्यान देना है, जब आपको क्या होगा? डीएनए किस में बदलेगा? डीएनए चेंज होगा आरएनए में, और आरएनए चेंज होगा एमिनो अम्ल में, और एमिनो अम्ल चेंज होगा किस में? प्रोटीन्स का निर्माण करेगा। तो डीएनए से क्या बना? आरएनए, आरएनए से क्या बना? एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से क्या बना? प्रोटीन, प्रोटीन किसका बहुलक? एमिनो अम्ल का, प्रोटीन किसका बहुलक? एमिनो अम्ल का। और एमिनो अम्ल याद रखिएगा, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए ये क्या होगा? ये होगा आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन किसका बहुलक? तो एमिनो एसिड का। तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? तो डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से बना प्रोटीन्स। अब जरा इसको देख लीजिए, देखिए, अब ये रेप्लिकेशन है, यानी ये देखिए रेप्लिकेशन में डीएनए, ठीक है, आपको किसमें पता है? डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होगा? वो डिफरेंट वेज में क्या बन गया? आपको एमआरएनए का फॉर्मेशन किया, यानी यहां पर आरएनए सिंथेसिस हो गया। आरएनए सिंथेसिस के बाद ये देखिए राइबोसोम पर किसका निर्माण हुआ? तो प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो डीएनए से क्या बना? आरएनए, आरएनए से क्या बना? प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो ध्यान में रखिए, प्रोटीन किसका बहुलक? तो प्रोटीन बहुलक है एमिनो एसिड का। यह क्रम जरा ध्यान से देखिएगा कि आरएनए, मैंने क्या बताया आपको कि डीएनए से क्या बना? तो आरएनए बन गया। भाई साहब ये क्या बन गया? आरएनए बन गया। जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जरा देखिए मैंने क्या क्या इसमें आपको बताया है, ये देख लीजिए, मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या क्या इसमें नोट डाउन किया है, क्या क्या इसमें थ्योरी में दिया है, जरा इसको देख लीजिए। ये देखिए प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बन गया। राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम पे प्रोटीन का निर्माण होगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से जस्ट अपोजिट होगा, यानी डीएनए का निर्माण होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मेरी बात समझिएगा। अब देखिए ये यहां पर दो मॉलिक्यूल्स है, एक डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए और आरएनए याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, डीएनए इसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और ध्यान में रखिएगा कि इसमें सुगर जो होगा वो डी ऑक्सी राइबोज होगा, और यह बना होगा किससे? तो ये प्यूरिन और पैरामिडीन यानी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का बना होगा। और यहां पर देखिए आपको ये आरएनए जो है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और ध्यान में रखिएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और ये ध्यान में रखना है कि एडेनिन, थायमिन नहीं, थायमिन के जगह पर यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन का बना होता है। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और किसका बना होगा? साइटोसिन का बना होगा। डीएनए आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशंस को ले जाने का कार्य करता है, जबकि आरएनए जो है वह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और मैंने पहले ही बता दिया आरएनए आपको क्या है? तो आरएनए जो है वह साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ध्यान में रखिएगा कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में मैं बार बार बता रहा हूं, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में ये किसने बताया? तो वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल, ये देखिए डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया किसने? तो वाटसन और क्रिक ने बताया था। ध्यान में रखिएगा, वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था। और आजकल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का विकास हुआ है वहां पर आपको डीएनए संश्लेषण यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण की प्रक्रिया बहुत अधिक बढ़ गई है। और इसी से आपको क्या होता है? आपका डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आपको प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब देखिए
400, 401 और 402 कर दीजिए। 400, 401 और 402 हर्ज आवृत्ति की समान तीव्रता के 3 ध्वनि स्रोत हैं। प्रति सेकंड सुनाई देने वाले बीटों की संख्या क्या होगी? भाई साहब बीट बोल रहा है। अब देखिए बीट होता क्या है। तो ठीक है, दो लगातार ध्वनि, ठीक है, ध्वनि आवृत्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? को हम लोग क्या कहेंगे? बिट्स कहा जाता है, यानी विस्पंदन कहा जाता है, बिट्स कहते हैं। दो लगातार ध्वनि आवृत्तियों के बीच अंतर को क्या कहेंगे? तो बिट्स कहा जाता है, यानी विस्पंदन कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे? विस्पंदन कहेंगे। यानी दो लगातार ध्वनि आवृत्ति जो है उसके बीच जो डिफरेंसेस होता है, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? विस्पंदन कहते हैं। भाई क्या कहेंगे? बिट्स कहेंगे। ध्यान में रखना है कि कोई व्यक्ति बोला समान आवृत्ति समान तीव्रता के ध्वनि आवृत्तियों के बीच जो अंतर होता है उसे ही विस्पंदन कहा जाता है। मान लीजिए पहला विस्पंदन डेल्टा 1, ये 400 हर्ट्ज है। दूसरा विस्पंदन ये देखिए डेल्टा 2, ये देखिए डेल्टा 2 कितना हो गया? तो 401 हर्ट्ज हो गया। अब दोनों के बीच अंतर कर लेते हैं। डेल्टा डी बराबर क्या हुआ? D2 डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 बराबर क्या हो गया? 401 माइनस 400 बराबर क्या होगा? 1 हर्ट्ज हो जाएगा। तो भाई साहब 1 हर्ट्ज हो जाएगा। यानी दो लगातार ध्वनि आवृत्तियों के बीच जो अंतर उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? विस्पंदन कहेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? तो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड जो होता है उसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा कि विस्पंदन है क्या? बिट्स है क्या? तो ये बिट्स जो है ये एक तरह से आवृत्ति है। दो ध्वनि तरंगों के बीच जो आवृत्ति में अंतर होता है उसे ही हम विस्पंदन कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसका क्या होगा आंसर? 1 नंबर हो जाएगा। अब देखिए ध्वनि, वर्ड यूज हो रहा है ध्वनि। चलिए पहले इसका हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ये देखिए 400, 401, 402 आवृत्ति के समान तीव्रता की तीन ध्वनि सुनाई देती है। तो ये देखिए 400 हर्ट्ज, फिर देखिए 401 हर्ट्ज, 402 हर्ट्ज, ठीक है, और आपको 401 402 हर्ट्ज। तो क्या होगा? नंबर ऑफ बिट्स 401 माइनस 400 कर दीजिए 1 हर्ट्ज। कहीं से भी कीजिए बात बराबर है। आवृत्ति का असाई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का असाई मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है। याद रखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया, अगर इंग्लिश में इसको बात करें तो क्या होगा? कि दो ध्वनि तरंगों के बीच जो क्या होगा? दो ध्वनि तरंगों के बीच जो अंतर होता है उसके आवृत्तियों में उसे ही बिट्स कहा जाता है या विस्पंदन कहा जाता है। यानी द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम लोग क्या कहेंगे? विस्पंदन कहते हैं, यानी बिट्स कहा जाता है। तो ये बातें याद रखना है। दो ध्वनि तरंगों के बीच व्यतिकरण के फलस्वरूप आवृत्ति में अंतर होता है, इसे ही क्या कहते हैं? बिट या विस्पंदन कहा जाता है। ये देखिए दो ध्वनि तरंग चला तो क्या होगा कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है, जिसके कारण दो ध्वनि तरंगों के बीच क्या होगा? अंतर होता है। इसे ही क्या कहेंगे? आपको विस्पंदन कहा जाता है। अब व्यतिकरण क्या होता है? व्हाट इज इंटरफेरेंस? ये इंटरफेरेंस है क्या? तो जब दो ध्वनि तरंगों का क्या होगा? अधिरोपण होगा। व्हेन टू साउंड वेव्स सुपरिम्पोज ईच अदर, तो क्या होता है? तो क्या होगा? जैसे ही सुपरिम्पोज करेगा देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पुनः वितरण होता है, और इसे ही क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस कहेंगे। तो सिंपल चीज है। तो दो ध्वनि तरंगों के अधिरोपण के कारण जब ऊर्जा का पुनः वितरण होता है तो इसे ही क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। भाई साहब इसे ही क्या कहेंगे? व्यतिकरण कहेंगे, यानी इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो याद रखना है। अब यहां पर चर्चा हो रही है, ठीक है, दो बातों की। ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव। अब ये ध्वनि तरंग है क्या? व्हाट इज साउंड वेव्स? ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स होता क्या है? तो साउंड वेव्स जो है वह क्या है? तो वह है, याद रखिएगा, यह अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। एकदम ध्यान में रखना। कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। और यह जब माध्यम से गुजरता है तो ये देखिए चिपक गया,
कंप्रेस्ड हो गया। ठीक है, ये देखिए दूर दूर भाग गया, रेयरिफाइड हो गया। ये देखिए नजदीक नजदीक आ गया, कंप्रेस्ड हो गया। तो जब भी ध्वनि तरंग माध्यम से गुजरेगा तो यह संपीड़न और विरलन के रूप में गुजरेगा। याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ तरंग, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ तरंग, जब भी ध्वनि तरंग माध्यम से गुजरती है तो यह संपीड़न और विरलन के रूप में गुजरेगा, यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में गुजरता है। और सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में? ठोस में, सॉलिड में होगा। उसके बाद किस में? लिक्विड में होगा। उसके बाद किस में होगा? गैस में होगा। एकदम बच्चे याद रखना है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में? तो ठोस में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में? तो ठोस में। उसके बाद ध्वनि की चाल किस में? तो द्रव में। उसके बाद किस में? गैस में। ध्वनि निर्वात में, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। याद रखिएगा। अब मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, क्या क्या हुआ आपको ध्वनि के बारे में, क्या क्या सीखे आप। ध्वनि कौन सा तरंग? तो अनुदैर्घ तरंग। लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा, साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। फिर मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन साउंड मूव्स थ्रू मीडियम देन इट मूव्स। याद रखिएगा किसके रूप में? तो किसके रूप में गमन करेगा? तो ये गमन करेगा, याद रखिए, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में, संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करेगा। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में? ठोस में। उसके बाद किस में? द्रव में। उसके बाद किस में? गैस में। क्या ध्वनि निर्वात में गमन करेगा? नहीं करेगा। ध्वनि निर्वात में गमन करेगा? नहीं करेगा। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। तो भाई साहब जब भी आधुनिक कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? VLSI। क्या होगा भाई? VLSI। अब ये क्या है? तो ये आपको VLSI, ध्यान दीजिएगा जरा, तो वेरी लार्ज, ठीक है, स्केल इंटीग्रेशन है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है। ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्या है? तो वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। एकदम ध्यान में रखिएगा, इंटीग्रेटेड क्या है? सर्किट है। तो क्या होता है कि जब सेमीकंडक्टर को हम एम्बेडेड करके आपको एक ही सेमीकंडक्टर में बहुत सारे वर्क डन करने लगते हैं, बहुत सारा मल्टी प्रोसेस करने लगेंगे, तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो VLSI कहते हैं। क्या कहते हैं? VLSI। तो आधुनिक कंप्यूटर, याद रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं कौन? VLSI। अब देखिए कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 जनरेशन है। कौन सा जनरेशन? 5 जनरेशन। और पहला जनरेशन जो, ध्यान दीजिएगा, पहला जनरेशन जो है वो किस पर आधारित है? तो पहला जनरेशन है वो वैक्यूम ट्यूब। कौन सा? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। एकदम ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। पहला जनरेशन किस पर आधारित? तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। यहां देखिए आधुनिक कंप्यूटर VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करता है। और आधुनिक जो कंप्यूटर है वो, ये जो पीढ़ी है वो 5 पीढ़ियों में मैंने विभक्त किया है इसको। पहला पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, पहला पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा आर्टिफिशियल। यही देखिए माइक्रो प्रोसेसर में ही आपको क्या होगा? VLSI होगा। क्या होगा? VLSI होगा। और अंत में अभी जो चल रहा है, ठीक है, जिस पर रिसर्च चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो कंप्यूटर के कितने चरण? 5। कंप्यूटर के कितने चरण? 5 चरण, 5 जनरेशन है वो। पहला जनरेशन में क्या किया? वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जनरेशन में क्या किया? सेमीकंडक्टर। दूसरा जनरेशन में क्या किया? सेमीकंडक्टर। तीसरा जनरेशन सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर बोलिए। और तीसरा जनरेशन में क्या किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा जनरेशन में क्या किया? माइक्रो प्रोसेसर। यहीं से VLSI हो गया, अभी भी चल रहा है ये। और पांचवा जनरेशन, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तरह तरह का भी प्रयोग चल रहा है। आपको यहां पर हम तरह तरह से क्या कर रहे हैं? आपको एक चिप का निर्माण कर रहे हैं जिसको DNA चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनो चिप का निर्माण अभी हो रहा है, जो भविष्य में आपका कंप्यूटर इतना शक्तिशाली हो जाएगा तो मनुष्य भी आगे बढ़ जाएगा। याद रखिएगा कि कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये देखिए जो मैं बता रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का जन्मदाता कौन? चार्ल्स बेबेज। कौन होगा? चार्ल्स बेबेज होगा। और आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कौन? तो आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता है, याद रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता है ट्यूरिंग महोदय, A.L. ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन होगा? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है A.L. ट्यूरिंग। कौन होगा? A.L. ट्यूरिंग नामक वैज्ञानिक है। A.L. ट्यूरिंग नामक वैज्ञानिक है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन? A.L. ट्यूरिंग। अगर बात करें कि सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? सुपर कंप्यूटर का जनक सेमन क्रे। कौन होगा? सेमन क्रे होगा। बार बार याद रखना है कि, ठीक है, आपको सुपर
कंप्यूटर का जनक कौन होता है? तो सिमन क्रे, याद रखिए सिमन क्रे हैं, सिमन क्रे हैं। तो अब देखिए भारत में, ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो विजय भटकर को, ठीक है, विजय भटकर को किसको कहेंगे? विजय भटकर को कहेंगे। तो ये देखिए क्या क्या बात मैंने कर दिया, ठीक है। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन? कंप्यूटर के जन्मदाता कौन? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन? चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन होगा? तो एल ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन? तो एल ट्यूरिंग। और देख लीजिए सुपर कंप्यूटर का जनक कौन? तो सिमन क्रे। कौन होगा? सिमन क्रे होगा। और यहीं से अगर हम और आगे बढ़ें तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन होगा? तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये सारी बातें, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए लाजवाब क्वेश्चन, देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन है? तो भाई साहब पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन है? तो ये है इनसेट 2A। पहला उपग्रह कौन है? तो इनसेट 2A है। ध्यान दीजिएगा इनसेट 2A है और ये बहुउद्देशीय है, भारत का पहला उपग्रह। ये देखिए बहुउद्देशीय, ये क्या है भाई जी? ये आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। यहां देखिए ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और ये जो प्लेट है, याद रखिए बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि सैटेलाइट में ऊर्जा कहां से आता है? तो सोलर प्लेट से। कहां से आएगा? सोलर प्लेट से ऊर्जा आता है। कहां से आएगा भाई जी? सोलर प्लेट से आएगा। तो आंसर हो जाएगा इनसेट 2A। और इसे ही हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। कौन सा सैटेलाइट कहेंगे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहेंगे, संचार उपग्रह कहेंगे। और भारत का पहला उपग्रह कौन है? याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह, 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया और इसका नाम क्या था? इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट नाम था। और याद रखिएगा कि सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। सैटेलाइट कितने प्रकार के? दो प्रकार के। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। अगर विषुवतरेखीय कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसे हम भूस्थितिक उपग्रह कहेंगे। विषुवतरेखीय कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसे हम भूस्थितिक उपग्रह कहेंगे। और यदि ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहेंगे। भूस्थितिक उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाएगा, वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाएगा। और ध्रुवीय उपग्रह नॉर्थ टू साउथ चक्कर लगाएगा। भूस्थितिक उपग्रह 36,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, जबकि ठीक है ध्रुवीय उपग्रह याद रखिएगा 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। तो कोई प्रॉब्लम है? ये देखिए बहुउद्देशीय उपग्रह कौन? इनसेट 2A होगा। कौन होगा? इनसेट 2A होगा। चलिए देखते हैं क्या मैंने किया है, इसमें सॉल्यूशन क्या किया है कि देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन है? तो देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 2 है। इनसेट का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को। याद रखिएगा, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को। क्या नाम था इसका? आर्यभट्ट नाम था। याद रखिएगा कि भारत जो है निरंतर इसरो के तत्वावधान में, किसके? इसरो के तत्वावधान में तरह तरह के सैटेलाइट्स को छोड़ रहा है। और वर्तमान में इसरो विश्व में एक नई पहचान लेकर के रखा है। याद होगा पहले सेट में मैंने चंद्रयान के विषय में बताया था। चंद्रयान 2008 में, चंद्रयान 1 कब? 2008 में। और चंद्रयान 2 कब? याद रखिए 2019 में। और विक्रम लैंडर किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो याद रखना है किसके? तो ठीक है आपको चंद्रयान 2 के द्वारा। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक तापमान पर ध्यान दीजिएगा जरा। ये क्या है? ये द्रव है। क्या है? द्रव है। द्रव ध्यान में रखिएगा, द्रव के ऊपरी परत पर लंबवत रेखा पर लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। सरफेस टेंशन बराबर क्या होगा? बल बटे लंबाई। सरफेस टेंशन बराबर क्या होगा? बल बटे लंबाई होगा। और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर होगा। न्यूटन पर मीटर होगा। याद रखिए द्रव बूंदों का गोलाकार होना, द्रव बूंदों का गोलाकार होना, वर्षा बूंदों का गोलाकार होना और पारा की बूंदों का गोलाकार होना, गर्म चाय का स्वादिष्ट लगना, ठीक है, गर्म चाय का स्वादिष्ट लगना, जल में साबुन के या डिटर्जेंट के डालने पर पृष्ठ तनाव का घट जाना, ये सब क्या होता है? सफाई करने में सहायता करता है। ये सभी गुण किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होगा। किसके कारण होगा? पृष्ठ तनाव के कारण होगा। याद रखिए बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम चाय पीते हैं तो
स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म चाय जो होगा उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, वो अधिक सरफेस एरिया पर फैलेगा, जिसके कारण वह स्वादिष्ट लगेगा। क्वेश्चन पूछेगा वर्षा बूंदों का गोलाकार होना, पारा बूंदों का गोलाकार होना किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। तो भाई साहब ठीक है, क्रांतिक तापमान पर द्रव के पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है? तो शून्य हो जाएगा। और मैंने बता दिया कि यह द्रव के ऊपरी तल का गुण होता है, और यह तापमान के बढ़ने पर, यह देखिए बार बार क्वेश्चन पूछेगा तापमान के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? तो भाई साहब घट जाएगा। तो ये आज मैंने सेट आपको करवाया, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, और इसमें देखिए थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सफलता दिलाने के लिए, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं कृत संकल्प हूं। और ध्यान में रखिए, मैं बार बार बताता हूं, जाते जाते मैं एक बार बातें आपको कह रहा हूं कि देखिए भाई, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, कोई जुगाड़बाजी पढ़ाई में नहीं होता है। केवल और केवल ठीक है मेहनत करने से ही व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।